एक समय की बात है। एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो दूर जाकर पैसा कमाएगा। सफर पर उसे 3 दोस्त मिले। एक बनिया यानी कि व्यापारी, एक क्षत्रिय यानी कि ताकतवर योद्धा, और एक लोहार जो धातु का काम करने वाला था। ये चारों एक साथ मिलकर धन कमाने के लिए एक लंबी यात्रा पे निकल पड़े। खजाना मिला और बनिया लालची हुआ। सफर के दौरान एक घने जंगल में उन्हें जमीन में गड़ा हुआ सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा मिला। सब बहुत खुश हुए। लेकिन बनिया यानी कि व्यापारी बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर मैं बाकी तीनों को हटा दूं तो ये सारा सोना मेरा हो जाएगा। रात में जब सब सो रहे थे तो बनिए ने चुपके से अपने हिस्से के सिक्के बाकी दोस्तों के हिस्सों में मिला दिए। और फिर उसने जानबूझकर अपने हाथ पर चोट लगा ली ताकि ये लगे कि कुछ बुरा हुआ है। अगले दिन सुबह जब वे सोने को बांटने लगे तो बनिया चिल्लाया, मेरा सोना कम है, तुम लोगों ने मेरी चोरी की है। बाकी तीनों ने कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, पर बनिया नहीं माना। उसने जिद की कि उन्हें न्याय के लिए किसी जज के पास जाना होगा। तब चतुर ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, देखो, यहाँ कोई जज नहीं है। हम उसी पेड़ के पास चलते हैं जहां हमें खजाना मिला था। वो पेड़ ही हमारा जज बनेगा। सब पेड़ के पास गए। धर्मदत्त ने कहा, हम एक एक करके पेड़ से सटकर खड़े होंगे। अगर किसी ने चोरी की होगी तो पेड़ उसे सजा देगा। क्षत्रिय और लोहार खड़े हुए, पर कुछ नहीं हुआ। जब लालची बनिया पेड़ से सटकर खड़ा हुआ तो धर्मदत्त ने पीछे से जोर से आवाज दी, जैसे पेड़ बोल रहा हो, यही चोर है। इसने रात में अपने हिस्से के सिक्के बाकियों के हिस्सों में मिला दिए थे और खुद ही अपने हाथ पर चोट लगाई थी ताकि वो सबको फंसा सके। बनिया डर गया। उसे लगा कि सचमुच पेड़ बोल रहा है। डर के मारे उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और बताया कि वो कितना लालची हो गया था। धर्मदत्त की बुद्धिमानी से चूरी पकड़ी गई। अंत में उन्होंने सोना बराबर बांटा और खुशी खुशी अपने घर चले गए। सीख या मॉरल: लालच बुरी बला है। बुद्धिमानी और चतुराई ताकत या धोखे से हमेशा बेहतर होती है। क्या आप ऐसी ही कोई और मनोरंजक कहानी सुनना चाहेंगे? चतुर ब्राह्मण की कहानी भाग 2, राजा का संकट। सोने का धन मिलने के बाद धर्मदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख शांति से रहने लगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा घर बनवाया और अपना समय धर्म ग्रंथों के अध्ययन और लोगों को अच्छी शिक्षा देने में बिताने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। एक दिन उस राज्य के राजा वीरसेन को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा के खजाने से रोजाना कुछ कीमती रत्न गायब होने लगे थे। गार्ड कड़ी निगरानी रखते थे, पर चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। राजा ने अपने राज्य के सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया, पर कोई भी इस रहस्यमयी चोरी को सुलझा नहीं पाया। अंततः किसी मंत्री ने राजा को धर्मदत्त ब्राह्मण की चतुराई के बारे में बताया। राजा ने तुरंत दूत भेजकर धर्मदत्त को दरबार में बुलवाया। धर्मदत्त राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा वीरसेन ने कहा, हे धर्मदत्त, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं। हमारे राजकोष में रहस्यमय तरीके से चोरी हो रही है। यदि तुम ये चोर पकड़ लेते हो तो तुम्हें बड़ा सम्मान और धन दिया जाएगा। धर्मदत्त ने राजा को नमन किया और कहा, महाराज, मैं प्रयास करूंगा। मुझे खजाने के कमरे का और वहां के पहरेदारों का निरीक्षण करने की अनुमति दें। धर्मदत्त ने खजाने का बड़े बारीकी से निरीक्षण किया। दरवाजे मजबूत थे, खिड़कियां सीलबंद थीं और पहरेदार हर वक्त मौजूद रहते थे। बाहर से अंदर आना असंभव था। धर्मदत्त समझ गया कि चोर बाहर का नहीं, बल्कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं चोर को पकड़ सकता हूं, लेकिन आपको 1 सप्ताह के लिए मुझे पूरी छूट देनी होगी और मेरे हर आदेश का पालन करना होगा, भले ही वो कितना भी अजीब लगे। राजा मान गए। धर्मदत्त ने पहला काम ये किया कि उसने रात के समय खजाने के कमरे के चारों ओर की मिट्टी में बारीक राख बिछवा दी। उसने पहरेदारों को सख्त निर्देश दिया कि वो उस राख को छूने या उस पर पैर रखने की कोशिश ना करे। धर्मदत्त ने यह भी ध्यान दिया कि खजाने के कमरे की दीवार से सटी हुई जगह पर एक पुजारी का कमरा है, जो रोजाना सुबह राजा की पूजा के लिए फूल और प्रसाद लाता था। अगले दिन धर्मदत्त ने एक बातचीत करने वाला तोता खरीदा और उसे गुप्त वाक्य सिखाया, मैंने ही रत्न चुराए, कल रात भी मैं आऊंगा।
धर्मदत्त ने उस तोते को पुजारी के कमरे के पास इस तरह रखा कि पुजारी को लगे कि आवाज तोते की नहीं बल्कि किसी अदृश्य आत्मा या भूत की है। उस रात जैसे ही अंधेरा हुआ, धर्मदत्त ने चुपके से तोते के पिंजरे को पुजारी के कमरे के पास रख दिया। रात के दूसरे पहर में पुजारी अपने कमरे में था। अचानक उसने सुना, मैंने ही रत्न चुराए, कल रात भी मैं आऊंगा। पुजारी घबरा गया। उसने सोचा कि ये जरूर किसी आत्मा की आवाज है जिसे पता चल गया है कि वो चोरी कर रहा है। अगली सुबह धर्मदत्त खजाने के कमरे के पास बिछी राख को देखने गया। उसने देखा कि राख पर छोटे बारीक पैरों के निशान बने हुए थे, जो किसी इंसान के जूते के निशान नहीं थे। ये निशान दीवारों के सहारे चलते हुए एक छोटे से छेद की ओर जा रहे थे, जो पुजारी के कमरे की ओर खुलता था। धर्मदत्त समझ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, चोर को पकड़ने का समय आ गया है, कृपया पुजारी को बुलाएं। जब पुजारी आया तो धर्मदत्त ने उससे पूछा, पुजारी जी, क्या आपको कल रात कोई अजीब आवाज सुनाई दी? पुजारी घबरा गया और बोला, हाँ धर्मात्मा, मुझे लगा कि किसी दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ लिया है। वो कह रही थी कि उसने ही रत्न चुराए। धर्मदत्त मुस्कुराया। उसने राजा को इशारा किया। गार्डों ने पुजारी की कमरे की तलाशी ली। पुजारी ने दीवार में एक छोटा सा छेद बनाया हुआ था। वो रात को एक छोटा सा बंदर उस छेद के रास्ते अंदर भेजता था। बंदर को पहले ही सिखाया गया था कि वो कीमती रत्नों को उठाकर वापस छेद से बाहर ले आए। पुजारी हर सुबह राजा की पूजा में शामिल होने आता था, जिससे किसी को उस पर शक न हो। पुजारी ने सोने के लालच में आकर इस तरकीब का इस्तेमाल किया। पुजारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा वीरसेन धर्मदत्त की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने धर्मदत्त को भारी इनाम दिया और उसे अपने दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। धर्मदत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजकाज चलाने में राजा की मदद की और राज्य में न्याय और शांति बनाए रखी। बुद्धिमान व्यक्ति केवल समस्याओं को नहीं सुलझाता, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चतुराई और अवलोकन से बड़ी चाल भी पकड़ी जा सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राज दरबार में मुख्य सलाहकार बनने के बाद धर्मदत्त का सम्मान पूरे राज्य में फैल गया। राजा वीरसेन किसी भी मुश्किल मामले को धर्मदत्त के सामने रखे बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। कुछ समय बाद राज्य में दो धनी व्यापारी, मेघदत्त और धनराज, एक बड़े विवाद को लेकर दरबार में आए। मेघदत्त और धनराज बचपन के दोस्त थे और साथ में ही व्यापार करते थे। एक बार धनराज को एक जरूरी काम से विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने सभी बहुमूल्य हीरे और जवाहरात को एक भारी संदूक में भरकर मेघदत्त के पास रख दिया। धनराज ने मेघदत्त से कहा, मित्र, मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरे इन कीमती हीरों की रक्षा करना। मेघदत्त ने संदूक को सुरक्षित रूप से अपने तहखाने में रख दिया। 1 साल बाद धनराज लौटा। उसने खुशी खुशी मेघदत्त से अपना संदूक मांगा। मेघदत्त ने संदूक लौटा दिया, लेकिन जब धनराज ने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। संदूक खाली था। धनराज ने गुस्से से मेघदत्त से पूछा, मेरे हीरे कहाँ हैं? तुमने मेरी अमानत में ख़यानत की, यानी कि गद्दारी की। मेघदत्त ने कसम खाते हुए कहा, मित्र, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने संदूक को छुआ तक नहीं। मेरे तहखाने में से चूहे खा गए होंगे। धनराज ने चिल्लाकर कहा, चूहे पत्थरों और लोहे के संदूक को नहीं खाते, तुम झूठ बोल रहे हो। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो न्याय के लिए राजदरबार में राजा वीरसेन के सामने हाजिर हुए। राजा वीरसेन ने दोनों की बातें सुनी। धनराज का दावा था कि मेघदत्त ने चोरी की है, जबकि मेघदत्त पूरी तरह से इनकार कर रहा था और अपनी बेगुनाही पर अड़ा था। राजा ने पूछा, मेघदत्त, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने संदूक नहीं खोला? मेघदत्त ने कहा, महाराज, मेरे पास 2 गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि मैंने 1 साल तक उस तहखाने का दरवाजा नहीं खोला। मेघदत्त ने 2 झूठे गवाहों को दरबार में पेश किया, जिन्हें उसने धन देकर झूठ बोलने के लिए तैयार किया था। गवाहों ने राजा के सामने झूठी कसम खाई कि मेघदत्त ने संदूक को कभी नहीं छुआ। राजा वीरसेन दुविधा में पड़ गए। गवाहों की बात पर विश्वास करना जरूरी था, लेकिन धनराज का दुख भी सच्चा लग रहा था। तब धर्मदत्त ब्राह्मण आगे आया। उसने राजा से कहा, महाराज, गवाहों पर तुरंत फैसला करना सही नहीं है। हमें सत्य को जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं इन दोनों गवाहों की परीक्षा लूंगा। धर्मदत्त ने राजा से आदेश लेकर उन दोनों झूठे गवाहों को महल के बाहर लगे एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। उसने गवाहों से कहा, तुम लोग जानते हो कि ये बरगद का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है।
इसे सत्यवादी वृक्ष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसके नीचे झूठ बोलता है तो वो तुरंत पत्थर का बन जाता है। दोनों गवाह डर गए। धर्मदत्त ने पहले गवाह को बरगद के नीचे भेजा और उससे कहा, अब तुम इस पेड़ के नीचे खड़े होकर कसम खाओ और बता कि मेघदत्त ने संदूक नहीं खोला था। पहला गवाह डर के मारे कांपने लगा। इतने में धर्मदत्त दूसरे गवाह को जोर से डांटने लगा और उसे महल के दूर एक कमरे में बंद कर दिया, ये बहाना बनाते हुए कि वो उससे अकेले में बात करेगा। पहला गवाह, जो पेड़ के नीचे अकेला खड़ा था, सोचने लगा कि अगर उसने झूठ बोला तो वो सचमुच पत्थर का बन जाएगा। साथ ही उसने सोचा कि अब उसका साथी तो दूर बंद है, वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। डर के मारे पहला गवाह रोने लगा और चिल्लाया, महाराज, मैंने झूठ बोला, मेघदत्त ही ने चोरी की है। उसने हमें पैसे दिए थे ताकि हम झूठी गवाही दें। धर्मदत्त मुस्कुराया। उसका साथी अपना अपराध कबूल कर चुका है तो वो भी डर गया और उसने भी सच्चाई बता दी। सच्चाई ये थी कि मेघदत्त ने लालच में आकर हीरे चुरा लिए थे और खाली संदूक लौटा दिया था, ये जानते हुए कि चूहे वाली कहानी पर कोई शक नहीं करेगा। राजा वीरसेन ने मेघदत्त को तुरंत सजा दी और उससे सारे हीरे वापस लेकर धनराज को सौंप दिए गए। झूठी गवाही देने वाले दोनों गवाहों को भी दंडित किया गया। धनराज ने धर्मदत्त को धन्यवाद दिया, जिसकी सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक चाल ने बिना किसी शारीरिक बल या जादू के सत्य को बाहर ला दिया। धर्मदत्त की ख्याति और भी बढ़ गई कि वो केवल चीजों का नहीं बल्कि मनुष्य के मन का भी न्याय कर सकता है। राजा वीरसेन के दरबार में न्याय स्थापित करने और झूठी गवाही का पर्दाफाश करने के बाद धर्मदत्त ब्राह्मण को राज्य में सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाने लगा। उसका नाम अब चतुराई और ईमानदारी का पर्याय बन गया था। धर्मदत्त ने अपने पद का इस्तेमाल कभी भी निजी लाभ के लिए नहीं किया। उसने हमेशा गरीबों और कमजोरों की मदद की और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। उसने राजा को समझाया कि एक राज्य की असली दौलत खजाना नहीं बल्कि नागरिकों का भरोसा और न्याय होता है। एक दिन जब धर्मदत्त बूढ़ा हो चुका था और राजा के दरबार में अपनी अंतिम सेवाएं दे रहा था, तो राजा वीरसेन ने उससे पूछा, हे धर्मात्मा, आपने अपनी पूरी जिंदगी चतुराई और बुद्धिमानी से जी है। आपने कई मुश्किलों को आसान किया और कई धोखेबाजों को पकड़ा। हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस असाधारण सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है। आपने न तो तलवार उठाई, न ही कोई जादू किया, फिर भी आप हमेशा जीतते रहे। धर्मदत्त मुस्कुराया। उसने राजा को नमन किया और कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया उसका रहस्य बहुत सीधा है। ये न तो बल है न ही भाग्य, ये है धैर्यपूर्ण अवलोकन और स्वार्थ का अभाव। राजा और पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। धर्मदत्त ने आगे समझाया, जब मैंने अपने पहले लालची मित्र यानी बनिया को पकड़ा तो मैंने शांत रहकर उसकी चाल को देखा। जब मैंने राजकोष के चोर यानी पुजारी को पकड़ा तो मैंने छोटी सी राख को ध्यान से देखा और मानव मन के डर का इस्तेमाल किया। और जब मैंने झूठे गवाहों को पकड़ा तो मैंने सत्यवादी वृक्ष के झूठ को इस्तेमाल करके उनके झूठे विश्वास को तोड़ा। धर्मदत्त ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग केवल फल देखते हैं, अर्थात परिणाम और लाभ, इसलिए वो जल्दी में गड़बड़ी करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जड़ को देखता है यानी समस्या या व्यक्ति के इरादे को, वही सही न्याय कर सकता है। मैंने हमेशा स्वार्थ से दूर रहकर सत्य की जड़ को पहचानने की कोशिश की। ये सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने धर्मदत्त को बहुमूल्य उपहार और आजीवन सम्मान देकर विदाई दी। धर्मदत्त इसके बाद अपने परिवार के साथ अपने गांव लौट आया और अपनी शेष जिंदगी शांति और सम्मान से बिताई। सच्ची चतुराई केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये धैर्य, ईमानदारी और गहन अवलोकन का मेल है।